मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ना तो वो तैयार थी, ना ही वो रेडी थी शेयर करने के लिए कोई भी पावर्स इंडियंस के साथ। और इसके लिए उन्होंने दोबारा जो है रुख किया, जो पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक की, उसका। कैरेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी जो इनसब्सटेंशियल मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उनको, और जो स्टिक थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी उन मेजर्स को जैसे कि रोलेट एक्ट है। इसी गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि हमें स्टेटमेंट में मिलती है, मॉन्टेग स्टेटमेंट में अगस्त 1917 को, उन्होंने जो है इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है और अनाउंस कर दिए जुलाई 1918 में। इनको बोला गया मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मोंटागो रिफॉर्म्स। इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो इनेक्ट किया गया था। रीकैप, मेन फीचर्स मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के क्या थे? इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ डायरकी। ये जो डायरकी थी, ये जो इसको शुरू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी थे उनके लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए थी। एग्जीक्यूटिव के अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले डायरकी, यानी कि दो का शासन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स। जो गवर्नर थे वो एग्जीक्यूटिव हेड थे प्रोविंस के अंदर। दूसरा था कि जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो विषय होते हैं, उनको डिवाइड किया गया 12 लिस्ट में। एक था रिजर्व, दूसरा था ट्रांसफर्ड। रिजर्व में आते थे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, और ट्रांसफर्ड में आते थे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्सरसाइज और भी बहुत कुछ। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, अब इनको एडमिनिस्टर कर रहे थे गवर्नर, और वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी मदद से कर रहे थे। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे उनको एडमिनिस्टर कर रहे थे मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स जो है वो मिनिस्टर्स जो कि नॉमिनेट हुए थे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। फिर मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के लिए, और साथ ही साथ उनको रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके अगेंस्ट पास हो जाता है। जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते हैं वो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर के लिए। अगर बाई चांस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है प्रोविंस के अंदर, तो गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेंगे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो है उनके भी क्या कहते हैं सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है और गवर्नर जनरल है, उन्होंने जो है अलाउड था कि वो इंटरफियर कर सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टेड रिजर्व सब्जेक्ट्स है उनके में क्या कहते हैं इंटरफियर कर सकते हैं। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे उनमें इंटरफियरेंस अलाउड नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड। अब देखते हैं लेजिस्लेचर। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है। 70% मेंबर्स जो है उनको वो चुन के आएंगे। सिस्टम जो है कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स का, उसको आगे और कंसोलिडेटेड किया जा सकता है। वुमेन को जो है राइट टू वोट डालने का अधिकार दिया जाना। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इमिटेट करता है लेजिस्लेचर को, लेकिन जो गवर्नमेंट का एक्सेंट है उसमें जो है ये चीज की जरूरत होती है। अगर आप क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इनिशिएट कर सकता है लेजिस्लेचर को, उसको गवर्नर एसेंट की जरूरत होगी। साथ ही साथ जो है गवर्नर जो है वो वीटो भी कर सकते हैं बिल्स को, और ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिजेक्ट कर सकता है बजट को, और गवर्नर जो है उसको रिस्टोर कर सकता है अगर चाहे। लेजिस्लेटर एंजॉय करते हैं यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसको तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक क्या कहते हैं क्या लाया गया जो एक्ट होता गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें कहीं कोई भी जो है एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को नहीं लाया गया। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या कहते हैं? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे, कि गवर्नर जनरल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे। 2 लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो निकाली गई, एक थी सेंट्रल, एक थी प्रोविंशियल। वाइसरॉयज के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 8 मेंबर्स थे, जिसमें आउट ऑफ 5 बाहर के और 3 इंडियंस होने जरूरी थे। गवर्नर जनरल जो है उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल रखा रिजर्व सब्जेक्ट्स पे प्रोविजंस के अंदर। गवर्नर जनरल ने रिस्टोर किए जो कट हो रहे थे ग्रांट्स में, सर्टिफाई किए बिल्स को जो कि रिजेक्ट कर दिए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, और उन्होंने ऑर्डिनेंसेस इशू किए। अब लेजिस्लेचर में देखते हैं कि एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लोअर हाउस या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें टोटल मिला के 145 मेंबर्स होंगे, 41 नॉमिनेटेड, 104 इलेक्टेड, इसमें 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिक्स और 20 स्पेशल होंगे। वहीं अपर हाउस जो है या तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसमें 60 मेंबर्स होंगे, 26 नॉमिनेट होंगे, 34 चुने जाएंगे, 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 एम्प्लॉइज और 30 जो है यूरोपियंस होंगे,
और एक सिख होगा। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उनका टेन्योर होगा 5 इयर्स और इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो है सिर्फ 3 साल का हो। लेजिस्लेटर्स जो है वो मांग सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उठा सकते हैं, नए एडजर्नमेंट मोशन पास कर सकते हैं, वोट जो है एक बजट का हिस्से को कर सकते हैं, साथ ही साथ 75% जो बजट है वो वोटेबल नहीं है। होम गवर्नमेंट फ्रंट पे देखा जाए ब्रिटेन के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा इसने इम्पोर्टेंट चेंज किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उनको पे किया जाएगा ब्रिटिश एक्स। रिकैप, ड्रॉबैक्स, ये जो रिफॉर्म्स हैं इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला है फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, सीमित थी। जो इलेक्टोरेट थे उसको एक्सटेंड तो किया गया, लगभग 1.5 मिलियन एक्सटेंड किया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन उस टाइम की इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे जो है 260 मिलियन थी एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। सेंटर में जो लेजिस्लेचर था उसका कहीं कोई कंट्रोल नहीं था वाइसरॉय के ऊपर या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर। जो डिवीजन था सब्जेक्ट्स का वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था सेंट्रल लेवल पे। सीट्स का जो एलोकेशन हो रहा था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए वो जो है आधारित था कि प्रोविंसेस जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है उसके ऊपर आधारित था। मतलब जैसे पंजाब मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए, बॉम्बे आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को देखते हुए जो है वो सीट्स का एलोकेशन कर रहे थे प्रोविंसेस के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। अगर प्रोविंशियल लेवल पर देखे जाए तो जो डिवीजन थे सब्जेक्ट्स के वो और जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था दो तरीके का, वो पूरी तरह से इलॉजिकल था और इसी वजह से जो है काम नहीं कर रहा था। अब जैसे सब्जेक्ट्स थे इरिगेशन, फाइनेंस, पुलिस, प्रेस, जस्टिस, ये सब जो है रिजर्व कर दिए गए थे। जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे उनका कहीं कोई कंट्रोल नहीं था फाइनेंसेस के ऊपर, ना वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, और इसी वजह से क्या होता था लगातार फ्रिक्शन बना रहता था दोनों के बीच में। मिनिस्टर्स जो हैं उनको ना तो कंसल्ट किया जाता था कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर को लेकर, हमेशा उनको ओवररूल कर दिया जाता था गवर्नर के द्वारा किसी भी मैटर पे, जबकि कहा जाता था ये मिनिस्टर्स जो है वो बहुत। रिकैप, कांग्रेस रिएक्शन। कांग्रेस की जो मीट हुई एक स्पेशल सेशन में अगस्त 1918 बॉम्बे के अंदर, उस टाइम पे प्रेसिडेंसी जो थी वो हसन इमाम की थी। यहाँ पर यह डिक्लेयर किया गया कि जो रिफॉर्म्स है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग है और अनसेटिस्फैक्टरी है, इसीलिए डिमांड करी गई एक इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की। तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो है वो पूरी तरह माने गए अनवर्दी और डिसअपॉइंटिंग। तिलक के अनुसार वो एक सनलेस डॉन की तरह थे, जबकि एनी बेसेंट का मानना था कि ये अनवर्दी है इंग्लैंड का इस तरह से ऑफर करना और इंडिया का एक्सेप्ट